Hello everyone. So today we will discuss about evolution and activities of production and operation management. So let's start. So before discussing the evolution, what is the meaning of production and operation management? As name suggests production and operation management, it means production क्या होता है कि जब आपके पास रॉ मटेरियल होता है, वो मैन, मशीनरी, मनी किसी भी फॉर्म में हो, जब आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट में उसे चेंज करते हो, वो पूरी एक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्शन। एंड ऑपरेशन क्या है कि पहले जब हम फोकस करते थे तो सिर्फ हम प्रोडक्ट्स पे फोकस करते थे, बट अब हम क्या करते हैं? सर्विसेज को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं। अब हमारी नेशन या फिर हमारी इंडस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ प्रोडक्ट बना रही हैं, वो अब सर्विसेज को भी सर्व कर रही हैं हमारे कस्टमर्स को। अब प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है कि प्रोडक्ट क्या है? वो एक विजिबल प्रोडक्ट होते हैं जो आप जैसे जो भी परचेज करते हो, जैसे कोलगेट है, आपका कोई स्मार्टफोन है, ये सब क्या है? ये एक विजिबल प्रोडक्ट है जिसे आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। लेकिन सर्विसेज में ऐसा नहीं होता। सर्विसेज को हम फील या टच नहीं, मतलब हम उन्हें फील तो कर सकते हैं कि हाँ हमें सर्विसेज दी हैं, लेकिन हम उन्हें टच नहीं कर सकते, विजिबल नहीं होती हैं। सो अब का जो एरा है, अब जो डिकेड है, वो इस टाइप का है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट को ही नहीं, सर्विसेज को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो ये नहीं है कि आप वो कैसा आपको खाना दे रहे हैं उसी पे उनकी सर्विसेज कैसी हैं, उनकी हाइजीन कैसी है, उनकी कर्टसी कैसी है, मीन्स वो आपको थैंक यू, वेलकम, ये वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, कितनी वो साफ सफाई रखते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और वो क्या है? एक सर्विसेज है। सो आज के एरा में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों मैटर करते हैं और उसी चीज़ों को मीन्स प्रोडक्शन एंड सर्विसेज की जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करना होता है। सो उनकी पूरी प्रोसेस को जो मैनेज करता है दैट इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो कैसे बना, मीन्स कैसे टाइम टू टाइम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट कैसे चेंज होता गया, वो है हमारे इवोल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। की सबसे पहले क्या था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उससे पहले लोग क्या करते थे? अपने घर में खुद ही प्रोडक्ट बनाते थे, जो हैंडीक्राफ्ट नहीं होता, जैसे आर्टिस्टिक गुड की सबका प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होता था, जिसमें जो स्पेशलाइजेशन थी वो अपने अकॉर्डिंग वैसा प्रोडक्ट बनाता था। अगर 5 लोग सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो भी उसमें डिफरेंसेस होते थे, क्योंकि पांचों की कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन अलग होती है। सारों के जितने भी हमारे प्रोडक्ट सामने आएंगे उनके लुक में, उनके अपीयरेंस में कुछ डिफरेंस आता था। सो वो क्या थे कि वो अपने घर पे ही जो प्रोडक्ट बनाते थे, सेल्फ मेड प्रोडक्ट होते थे, वो हैंडीक्राफ्ट होते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उन्होंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ कि वो अपने घर पे काम कर रहे हैं और सब अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक इंडस्ट्री ओपन की गई, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ओपन की गई और उन वहाँ के एरिया के लेबर को कहाँ ले जाया गया? इंडस्ट्रीज में, जो सब मिलके अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्हें काम अलॉट कर दिए गए कि कौन सा लेबर क्या काम करेगा, और उस बेस पे क्या है? लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी और हम क्या है? आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी बना सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सबके प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे, क्योंकि हम अगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम उसमें लेबर के साथ साथ मशीनरी का भी यूज करेंगे। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ कि जो लोग अपने घर पे काम करते थे, आर्टिस्टिक गुड बनाते थे, उन्हें कहाँ ले जाया गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई और उन्हें इंडस्ट्री में काम करने के लिए बुलाया गया। पोस्ट सिविल वॉर पीरियड, कि ये क्या है? सिविल वॉर पीरियड, पोस्ट यानी कि उसके बाद का, जब सिविल वॉर हुई उसके बाद का पीरियड कैसा था? मतलब इंडस्ट्रीज तो तब थी ही, क्योंकि उससे पहले ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था, लेकिन वॉर की वजह से क्या था कि डिस्ट्रक्शन और डिवास्टिंग रिजल्ट आते हैं। अगर कहीं पे भी वॉर होती है, किसी भी नेशन के बीच में वॉर होती है, तो उससे रिजल्ट जो है वो डिस्ट्रक्टिव ही होते हैं। सो पोस्ट सिविल वॉर पीरियड का क्या था कि जैसे ही वॉर खत्म होती है तो उसके बाद हमें क्या होता है? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा गेन करना होता है, डेवलपमेंट करनी होती है। तो उसके लिए हमने इंडस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश करी और उस पोस्ट सिविल वॉर पीरियड में क्या हुआ कि सिर्फ नॉर्मल इंडस्ट्रीज ही नहीं इस्टेब्लिश की गई, डिफरेंट डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के लोगों को सिर्फ एक के ही अंडर काम करने का नेसेसरी नहीं है, आप खुद के लिए खुद की एक इंडस्ट्री ओपन कर सकते हो। सबको ये अवेबिलिटी प्रोवाइड की, जिससे हमारी कैपिटल अर्बन वर्कफोर्स इंक्रीज हुई। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ विलेजेस से ही लेबर आ रहे थे, अर्बन जो हमारे एरिया थे वहाँ से भी लेबर आने लगे, हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई। देन साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये हम स्टडी करते हैं बिजनेस में भी। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? जिसमें हमने टाइम एंड मोशन स्टडी की थी। किसके ड्यूरिंग क्या हुआ? टाइम एंड मोशन स्टडी की गई। जब ये एरा आया कि कौन सा मीन्स किस
कैसे एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक चीज़, एक काम को करने में हमें कितना मैक्सिमम टाइम लग सकता है, उसकी स्टडी करना। देन मोशन स्टडी करना कि क्या मोशंस नेसेसरी हैं। मोशंस मीन्स कि एक पर्सन जब वो काम कर रहा है तो उसे कौन कौन सी मूवमेंट नेसेसरी हैं जो करनी चाहिए। हम अननेसेसरी मूवमेंट्स को अगर रिड्यूस कर देंगे तो हमारा टाइम भी सेव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकेंगे। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने क्या किया, टाइम एंड मोशन स्टडी की। उससे क्या हुआ, हमारी इसमें क्या होता है कि हमारी मशीनरी होती है और जो लेबर होता है उसे इस तरह से अरेंज किया जाता है, उन्हें इस तरह से ज्वाइन किया जाता है कि हम उससे बेस्ट यूटिलाइजेशन निकाल सके। देन ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, कि जब हमारा ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट का टाइम आया तो उसमें क्या था कि जो ह्यूमन रिलेशन कितने इम्पोर्टेंट हैं ये हमें इसमें ही पता चला था। कि पहले हम क्या सोचते थे कि वर्कर काम करते हैं और वहाँ पे उनके अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, उनकी वहाँ पे कोई बैटल है, कोई रिलेशन में खराबी है, तो वो उसकी प्रोडक्शन पे, उसके काम पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है। लेकिन ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट में हमें क्या पता चला कि इसमें ये स्टडी हुई कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, अगर उनमें कन्फ्लिक्ट है, उनकी रिलेशन अच्छी नहीं है, चाहे वो बॉस के साथ हो, सुपीरियर के साथ हो, सबॉर्डिनेट के साथ हो या अपने पीयर्स या कलीग्स के साथ हो, अगर उनकी रिलेशन उनके साथ अच्छी नहीं है या फिर रिलेशन में कुछ खराबी है, तो वो क्या होता है, उनके प्रोडक्शन पे, उनकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालती है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो इसमें हमने क्या स्टडी किया कि हमें ह्यूमन रिलेशन को मैनेज करना भी इम्पोर्टेंट है। देन ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च था कि हम अपनी जितनी भी रिसोर्सेज डाल रहे हैं उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। जितनी भी रिसोर्सेज हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के ड्यूरिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरिंग हो, जो भी हमारे परफॉर्मेंस हैं वो बेस्ट निकल के आए, कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। तो उसके ऊपर एक रिसर्च की गई कि जो भी हमारा जो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है वो कैसे हो, उसके रिगार्डिंग हमने रिसर्च की। और फिर आया था हमारा सर्विस रिवॉल्यूशन, कि जिसमें हम अब तक जो डिस्कस कर रहे थे, हम सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर जो था सारा डिस्कस कर रहे थे, प्रोडक्ट को फोकस किया था। सारा एम्फेसिस जो इंडस्ट्रीज़ का था, उसमें वर्कर्स का था, सबका एम्फेसिस प्रोडक्ट पे ही था। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, सर्विस रिवॉल्यूशन आया कि जिसने प्रोडक्ट को अपनी कंपटीशन दिया कि जितना प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है उतनी ही सर्विसेज इम्पोर्टेंट है। और अगर हम आज का टाइम देखें तो सर्विसेज अब प्रोडक्ट से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज सर्विस इंडस्ट्रीज हो गई हैं, सच एज बैंकिंग सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्ट को ओवरकम किया है। सो सर्विस रिवॉल्यूशन में यही हुआ कि सर्विस को इंट्रोड्यूस कराया गया कि जितना प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है उतनी ही सर्विसेज हमारी इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, एक नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन कंप्यूटर रिवॉल्यूशन की इस टाइम पे क्या था कि कंप्यूटर इस्टेब्लिश हो चुके थे, कंप्यूटर आ चुके थे, उनका इंट्रोडक्शन हो चुका था। तो जो भी हमारी कंपनी के या हमारी इंडस्ट्रीज़ के काम होते थे, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई थी उस टाइम पे, उनके रिपोर्ट्स बनाना, उनके अकाउंट मेंटेन करना, किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, वो हमने किसके थ्रू करना शुरू कर दिया था, कंप्यूटर के थ्रू। क्योंकि वो हमारे पेपर वर्क को कंट्रोल करता था, हमारी कॉस्ट कंट्रोल करता था, एंड जो है हमें एक तरीके से एक्यूरेसी प्रोवाइड कराता था। क्योंकि अगर हम कुछ ऐसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। क्योंकि ह्यूमन एरर के चांसेस हमेशा रहते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसे एरर नहीं करता है। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट कि नेक्स्ट क्या आया, उसके बाद हुआ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि फ्रॉम की जैसे जहाँ से आप रॉ मटेरियल लेते हो तो टिल कि आप कंज्यूमर को उसे दे देते हो, मीन्स पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की आपने क्या लिया, रॉ मटेरियल लिया, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोसेस में डाला, देन रॉ मटेरियल से वो सेमी फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हुआ, सेमी फिनिश्ड गुड से वो क्या हुआ, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गया। देन आपने उसकी पैकेजिंग की, लेबलिंग की, आपने वेयर हाउस में रखा उसे, देन आपने शॉपकीपर को दे दिया और देन वो सेल हो गया। मीन्स लास्ट में कंज्यूमर के पास पहुंच गया, आपके कस्टमर को वो रीच हो गया। इस सारी प्रोसेस को मैनेज करना क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कि जहां से आपने रॉ मटेरियल लिया है और उस वहां से स्टार्ट करके और एंड कहाँ तक करते हैं कि वो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट रेडी होके कस्टमर के पास पहुंच गया, वहां तक की कंप्लीट चेन को मैनेज करना, उसको जोड़ के रखना, वो किसके अंडर आता था, हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंडर।
देन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कि इस टाइम पे क्या था कि हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी थी, ऑलमोस्ट हर नेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लग गया था, तो हम सिर्फ नॉर्मल फिजिकल कॉमर्स से इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स पे एंटर कर चुके थे। यानी कि जो हमारी कॉमर्स में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, जैसे आपके अब साइट्स देखते हो, फ्लिपकार्ट देखते हो, अमेजोन देखते हो, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ही एक एग्जाम्पल है। सो उस टाइम पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंटर कर चुका था। उसमें जो हमने चीज़ें थी वो फिजिकल बाइंग एंड सेलिंग से हम इलेक्ट्रिकल बाइंग सेलिंग करने लग गए थे। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम दूर दूर से कस्टमर से जुड़ने लग गए थे और इलेक्ट्रिकल सेलिंग और इलेक्ट्रिकल कॉमर्स को यूज़ करने लग गए थे। देन ग्लोबलाइजेशन विच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 1991। इस 1991 ईयर में ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ था एज ए इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंट्रोड्यूस LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि पूरे वर्ल्ड में जो लेबर्स हैं, कैपिटल है, फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, उसका वर्ल्ड वाइड फ्लो हो, नेशन एक दूसरे के साथ उसकी बाइंग सेलिंग करें, एक्सचेंज करें। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अमेरिका, जापान, चाइना कहीं से भी कोई टेक्नोलॉजी चाहिए कुछ, तो आप उसकी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। उसे लिबरलाइज किया गया, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई। इससे क्या है, हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट पे भी और इम्पैक्ट आया, क्योंकि हमें और अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा विद इन नेशन वर्किंग नहीं रही है, हम आउटसाइड द नेशन वर्ल्ड वाइड वर्किंग कर रहे हैं। सो वट दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। कि प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है कि जब से आपने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया तब से ही आपको मैनेजमेंट की नीड हो गई। अब जब आप प्रोडक्ट नहीं बनाते थे, मीन्स आप अपने घर पे ही प्रोडक्ट बनाते थे, तब तो मैनेजमेंट की कोई नीड नहीं थी। लेकिन जब ग्रुप ऑफ वर्कर्स ने काम करना शुरू कर दिया तो ग्रुप में कोऑर्डिनेशन बना रहे, वो सही प्रोडक्ट बनाए, तब से ही हमें नीड हो गई कि हम उसे मैनेज करें। सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही हमें क्या नीड हो गई थी कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेज हो। लेकिन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट मीन्स डिकेड बाय डिकेड, या फिर आप कह सकते हो इवोल्यूशन के साथ चेंज होती रही, कि नई नई चीज़ें जब इवोल्यूट होती रही, नई नई चीज़ों का इवोल्यूशन होता रहा, तो उसमें भी थोड़े थोड़े चेंज आते रहे। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में परफॉर्म करनी होती हैं। Production management mainly associated with the factory management, as the problem of production with the development of factory activities. Production management में क्या होता है कि जब हमारी फैक्ट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, लेकिन अगर फैक्ट्री मैनेजमेंट ना हो, यानी कि इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, तो हमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट की कोई नीड ही नहीं होती। अगर कोई इंडस्ट्री नहीं है, नेशन में कहीं इंडस्ट्री है ही नहीं, कोई फैक्ट्री है ही नहीं, उसमें कोई लेबर ही नहीं होंगे, अगर फैक्ट्री नहीं होंगी तो लेबर नहीं होंगे, लेबर नहीं होंगे तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। सो अगर ये सब था ही नहीं तो हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब से फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रीज सिस्टम आया है कि फैक्ट्री इस्टेब्लिश होनी शुरू हो गई, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश शुरू हो गई, जो हमने अभी इवोल्यूशन में किया कि इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन, जो हमारा फर्स्ट ही पॉइंट था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या था कि इंडस्ट्री सेटअप होना शुरू हो गई थी। तो जब से ये सिस्टम आया, फैक्ट्री सिस्टम आया, तब से हमें प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की नीड शुरू हो गई। बट विद द इंसेप्शन ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, के जैसे ही फैक्ट्री सिस्टम आया, द सिचुएशन चेंज हो गई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अब आप अपने घर पे ही काम कर रहे हो, आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं। एंड सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन वर बिगन टू क्रीप अप, कि तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम रिलेटेड टू प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। एंड नेसेसिटी अरोज टू टैकल विद द प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, लेआउट फैसिलिटी, मीटिंग द शेड्यूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। कि जब हमने फैक्ट्री सिस्टम स्टार्ट किया तो बहुत सी प्रॉब्लम जो प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, जैसे कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है। अब अकेला एक इंसान अपने घर पे बनाता था, उसे पता था कि वो अकेला क्या बनाना चाहता है। लेकिन अगर आप एक इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको इंडस्ट्री के गोल एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चलना है। तो इंडस्ट्री का जब फैक्ट्री सिस्टम आया तो क्या प्रॉब्लम अराइज हुई कि उसकी क्वालिटी क्या रखनी है, क्वांटिटी क्या रखनी, लेआउट क्या रखना है। सो इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का स्कोप बढ़ गया, कि क्योंकि हमें प्रोडक्शन मैनेजमेंट की नीड हुई। सिंस द लेवल ऑफ प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज ट्रिमेंडियसली, सो मैनी अदर प्रोडक्शन प्रॉब्लम हैव बीन एडेड टू इट्स स्कोप। कि जैसे जैसे प्रोडक्शन मैनेजमेंट डेवलप होती गई, लेवल उसका स्कोप बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती गई और उन्हें टैकल करने के लिए हमें और ज़्यादा एफर्ट्स की नीड होने लगी। On the person, the intense competition, the scope of production management is very wide। कि आज के टाइम पे जितना कंपटीशन है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो भी प्रॉब्लम है हमें उन्हें फास्टली टैकल करना चाहिए।
Production department is an enterprise is not only concerned with the full exploitation of production facilities but also the human factor indirectly affect the production utilization of latest technique production and production quality. इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके अंदर सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हमारी क्वालिटी क्या होगी, कितनी प्रोडक्शन होगी, वो किस प्राइस पे जाएगी, क्योंकि जो हमारी क्वालिटी होगी उस पर कितनी कॉस्ट आई होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना है. सो हमारी जो ये सब क्या है, हम इसमें सिर्फ इंट्रो दे रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के स्कोप इतने ज़्यादा हैं कि हमें उनके साथ डील करना होता है, और उन स्कोप और प्रॉब्लम से डील करने की वजह के लिए हमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे. एक्टिविटीज़ ऑफ POM. सो फर्स्ट एक्टिविटी होती है एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइनिंग, कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है, उसे बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी होती है. उन प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 2 टाइप्स की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं, दैट इज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइनिंग एंड एक्टिविटी रिलेटिंग टू एनालिसिस एंड कंट्रोल. सो फर्स्ट इज एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइनिंग. नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि जो प्रोडक्शन सिस्टम है आपका उसको डिज़ाइन करना आपकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी यही होगी. Decision relating to the production system design is the first and foremost activity of the production management. ये सबसे पहली एक्टिविटी होगी. This activity concern the production engineering and include problem regarding tools and jigs. कि हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम होती है तभी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं. तो ये किस चीज़ से रिगार्डिंग प्रॉब्लम, जो टूल्स वगैरह की कौन सी मशीनरी कहाँ रखी जाएगी, हमारा प्लांट कहाँ पे होगा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इसके अंडर परफॉर्म होती हैं, और इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम ये वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. द डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड द सिलेक्शन ऑफ द ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म, कि हमारी जो फर्म होगी लोकेशन कहाँ हमारी लोकेट करेगी, वो कितना साइज होगा, कितना एरिया होगा, उसमें कितनी मशीनरी हम रखेंगे उसमें, ये सब किसके अंदर डिसाइड किया जाता है डिज़ाइन में, कि हम अपनी पूरा प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं. प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, वो सारे उन कंपोनेंट्स को, जैसे मशीनरी चाहिएगी, मैन चाहिएंगे, लेबर, मटीरियल, जो जो चाहिएगा, उन सारे कंपोनेंट्स को मिलाना और एक गोल को कंप्लीट करना प्रोडक्शन सिस्टम होता है. और उसको डिज़ाइन करना यानी कि कौन सी चीज़ कहाँ रहेगी, कितने अमाउंट में रहेगी, कैसी रहेगी, वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर डिसाइड करते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइनिंग. All these areas require the technical expertise on the part of product manager and his staff. कि ऐसा नहीं है कि कोई भी लेबर ये डिसाइड कर लेगा कि हमारी मशीनरी कैसे सेटअप होंगी, कहाँ पे हमारी लोकेशन होगी, नहीं. इसे के लिए हमें क्या, टेक्निकल एक्सपर्टाइज, जिसको एक्सपीरियंस है वही मैनेजर क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा. द सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम लोकेशन वेरी मच डिपेंड अपॉन द डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कि हमारा प्रोडक्शन कैसा होगा, प्रोडक्शन सिस्टम कैसा होगा, उसी पे बेस्ड होता है कि हमारी लोकेशन कहाँ होगी. द नेक्स्ट डिसीजन regarding production system design concern the use of those technique which are concerned with work environment and work measurement, कि हम काम, जो भी लोग हमारे लेबर काम करेंगे उन्हें कैसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं. हम हमेशा चाहेंगे कि उन्हें अच्छी एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो, अच्छी वर्किंग कंडीशंस होंगी तो वो ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे. हम उनके वर्क को कैसे मेज़र करेंगे, मोशन स्टडी, ये सब क्या है. लेआउट ऑफ प्लांट, लेआउट क्या है कि आपकी मशीनरी कैसे अरेंज होंगी, और क्या क्या मीन्स मटेरियल हैंडलिंग. सो ये सारे जो आपके डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं वो किसके अंडर आती हैं, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइनिंग, कि आपकी लोकेशन कहाँ पे होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस चीज़ कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करोगे, उसका लेआउट क्या होगा, मटेरियल हैंडलिंग, ये सब किसके अंदर डिसाइड करते हैं हम, प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइनिंग. एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू एनालिसिस एंड कंट्रोल, यानी कि जो आपने डिज़ाइनिंग में एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस की हैं उनका एनालिसिस एंड कंट्रोल जो होता है वो कौन सी एक्टिविटीज़ में होता है. सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू एनालिसिस एंड कंट्रोल, जिसमें फर्स्ट हमारा होता है प्रोडक्शन प्लानिंग. इसके सबसे हम क्या, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने फर्स्ट वाले में ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, तो अब सेकंड वाले में क्या होगा कि प्रोडक्शन प्लानिंग, कि हमने ये डिसाइड किया उसकी 1000 यूनिट बनानी है, तो उसकी प्लानिंग करना कि उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उनको बनाने के लिए हमें कितने लेबर चाहिएंगे, कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा, वो रॉ मटेरियल हम किस सप्लायर से लेंगे, कौन सी क्वालिटी का लेंगे, क्या क्या सोर्सेज होंगी, दैट इज इन प्रोडक्शन प्लानिंग, की प्रोडक्शन प्लानिंग करना जितनी प्रोडक्शन हमने डिसाइड की है. देन प्रोडक्शन कंट्रोल, कि जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करें, वो प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर आता है. इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मीन्स कि कम से कम कॉस्ट,
मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ हम उसे परफॉर्म करें, कि जिस टाइम पे हमारे कस्टमर को चाहिए हम उस टाइम डिलीवर कर सकें, लेकिन उसमें हमारी कम से कम कॉस्ट आए और वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो। इस तरह की प्लानिंग करना, इस तरीके का कंट्रोल करना किसके अंडर आता है? प्रोडक्शन कंट्रोल। देन क्वालिटी कंट्रोल, कि जो प्रोडक्ट हमने बनाने का डिसाइड किया है, उसके लिए रॉ मटेरियल मंगा लिया है, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना, यानी कि इंस्पेक्ट करना। जब हमारी प्रोसेसिंग हो रही है तो ये चेक करना कि क्या हमारा प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी बन रहा है या नहीं, क्योंकि हम वही प्रोडक्ट सर्व करना चाहेंगे जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, अदरवाइज हमारे कस्टमर सेटिस्फाई ही नहीं होंगे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कि इंडस्ट्रीज का सेटअप करना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करना, हमारी इंडस्ट्री प्लस इंजीनियरिंग, कि उसे कैसे सेटअप करेंगे। जो भी स्पेयर पार्ट से रिलेटेड डिसीजन, जो हमारा रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, उससे रिलेटेड डिसीजंस, कि उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे होगा, वो हम किसके अंडर लेंगे? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। देन परचेजिंग, कि हमने देखा कि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं, रॉ मटेरियल के अलावा भी कुछ रिक्वायर है, तो हम क्या डिसाइड करेंगे? मेक और बाय डिसीजन, कि एज ए रॉ मटेरियल, कि हमें जो कुछ चाहिए है वो हम खुद बना लें रॉ मटेरियल, या फिर कहीं और से लें, कि हमारे लिए कौन सा इफेक्टिव रहेगा। अगर हमें वो रॉ मटेरियल या फिर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो रिक्वायर है वो खुद बनाना कम कॉस्टली रहता है तो हम खुद बनाते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं? बाय करते हैं, परचेज करते हैं कहीं और से। सो परचेजिंग में हम क्या करते हैं? मेक एंड बाय डिसीजन। देन मैन्युफैक्चरिंग, कि उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करना, उसे एनालाइज करना कि वो सही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, क्या वो नंबर ऑफ क्वांटिटी सही आ रही है या नहीं। नेक्स्ट इज मेथड एनालिसिस, कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में, इंस्पेक्शन में, उसको एनालाइज करना कि क्या वो हमारा मेथड सही है या नहीं। और हमारे जितने भी अल्टरनेटिव मेथड होते हैं उनका हम ये देखेंगे कि उनके बेनिफिट क्या होंगे, वो कितनी कॉस्ट ले रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा और सबसे कम कॉस्ट कंज्यूम करेगा उसको हम क्या करेंगे? मेथड को सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल, कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसे कंट्रोल करेंगे, कि फिनिश्ड प्रोडक्ट है या फिर हमारी इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, वर्क इन प्रोग्रेस और क्या? फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो उन सबको कंट्रोल करके रखना कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ओवर स्टॉकिंग भी ना हो और अंडर स्टॉकिंग भी ना हो। So I hope you are clear with this topic, and if you have any query please mention in comment section. I will definitely make a short video on that, and please